हेलो एवरीवन, आज के इस क्लिनिकल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मेडिकल फील्ड में काफ़ी सीरियस और कॉम्प्लेक्स माना जाता है, मैक्सिलेक्टोमी। एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए, किसी पेशेंट के चेहरे या जबड़े का एक बड़ा हिस्सा सर्जरी करके हमेशा के लिए निकाल देना। सुनने में ही कितना इंटेंस लगता है ना? लेकिन कई बार पेशेंट की जान बचाने के लिए ये एक्सट्रीम कदम उठाना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। आप मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोसीजर को बारीकी से समझना बहुत क्रूशियल है। तो चलिए सीधे टॉपिक में डाइव इन करते हैं। तो आज के इस सेशन का रोड मैप क्या रहेगा? हम शुरुआत करेंगे एनाटॉमी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर देखेंगे इंडिकेशंस एंड सर्जरी टाइप्स। उसके बाद सीधा ऑपरेशन थिएटर में चल के स्टेप बाय स्टेप सर्जिकल प्रोसीजर समझेंगे। फिर बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव एंड नर्सिंग केयर की, और लास्ट में आपके एग्जाम्स के लिए कुछ बेहद ज़रूरी कॉम्प्लिकेशंस एंड वाइवा क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1, एनाटॉमी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से। किसी भी बड़ी सर्जरी को समझने से पहले हमें वहां के एनाटॉमिकल मैप को अच्छे से समझना होता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये मैक्सिलेक्टोमी है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें मैक्सिला यानी हमारी अपर जॉ बोन के एक हिस्से को या फिर पूरे के पूरे जबड़े को ही सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। देखिए, ये कोई रूटीन या छोटी मोटी सर्जरी नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो पेशेंट के चेहरे के पूरे स्ट्रक्चर को बदल कर रख देता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझिए। मैक्सिला सिर्फ हमारे दांतों का बेस नहीं है, ये लिटरली हमारे चेहरे का सेंटर पीस है। इसमें क्या क्या आता है? आपका अपर जॉ और हार्ड पैलेट। बस इतना ही नहीं, हमारी आंखों के सॉकेट का निचला हिस्सा जिसे फ्लोर ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, नाक की कैविटी की दीवार यानी वॉल ऑफ नेजल कैविटी, और मैक्सिलरी साइनस भी इसी का पार्ट है। और हाँ, इसके आसपास इंफ्राऑर्बिटल नर्व और फेशियल मसल्स जैसे बेहद नाजुक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सोचिए, जब एक सर्जन यहाँ ऑपरेट कर रहा होता है तो उन्हें इन सभी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स का कितना बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। आइए इसे समझते हैं हमारे सेक्शन 2 में, इंडिकेशंस एंड सर्जरी टाइप्स। हम इन इंडिकेशंस को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है मैलिग्नेंट कंडीशंस यानी कैंसर, जैसे कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, सार्कोमा और मैक्सिलरी साइनस कार्सिनोमा। इन जानलेवा कंडीशन में ट्यूमर को शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए ये सर्जरी एकदम मस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ आती हैं बिनाइन एंड इन्फेक्शियस कंडीशंस। इसमें एमिलोब्लास्टोमा जैसे ट्यूमर आ जाते हैं, और हाँ, म्यूकर माइकोसिस जैसे खतरनाक फंगल इन्फेक्शंस, जिसके बारे में रिसेंटली हमने काफ़ी सुना भी है। इनके अलावा अगर कोई सीवियर फेशियल ट्रॉमा हो गया हो या ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस हो, तब भी ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। अब हर केस में पूरा का पूरा जबड़ा नहीं निकाला जाता। यहाँ 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है पार्शियल मैक्सिलेक्टोमी। इसमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रिमूव किया जाता है जो मेनली एल्वियोलर बोन या पैलेट तक ही लिमिटेड रहता है। ये जनरली छोटे बिनाइन ट्यूमर्स के लिए करते हैं। दूसरा है टोटल मैक्सिलेक्टोमी। ये काफ़ी एक्सटेंसिव है। इसमें चेहरे के एक साइड का पूरा मैक्सिला निकाल दिया जाता है, जिसमें हार्ड पैलेट, मैक्सिलरी साइनस और नेजल वॉल सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इन दोनों के अलावा भी कुछ और क्लासिफिकेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है सब टोटल मैक्सिलेक्टोमी। इसमें मैक्सिला का ज्यादातर हिस्सा निकाल देते हैं, लेकिन ऑर्बिट यानी आंख का सॉकेट सेफ रहता है। लेकिन रेडिकल मैक्सिलेक्टोमी सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव और सीरियस होती है। अगर ट्यूमर आंख तक फैल चुका है तो इसमें ऑर्बिटल कंटेंट्स यानी अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की आंख को भी रिमूव करना पड़ता है। यह डिसीजन लेना बहुत ही भारी होता है। और एक होता है मीडियल मैक्सिलेक्टोमी, जिसमें सिर्फ मीडियल वॉल निकालते हैं और इसे अक्सर एंडोस्कोपिकली किया जाता है। चलिए अब इमेजिन कीजिए कि हम सीधा ऑपरेशन थिएटर में हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, स्टेप बाय स्टेप सर्जिकल प्रोसीजर। 3 से 10, जी हां, सही सुना आपने। इस बेहद कॉम्प्लेक्स सर्जरी में 3 से 10 घंटे तक का टाइम लग सकता है। ये पूरी की पूरी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया के अंडर होती है और इसमें जनरली नेज़ोट्रेकियल इंटुबेशन यूज किया जाता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये सर्जन और पूरे नर्सिंग स्टाफ के स्टैमिना और फोकस का एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। इस लंबे प्रोसीजर को आसानी से याद रखने के लिए हम इसे 4 लॉजिकल फेज में बांट देते हैं। फेज 1 है इंसिजन एंड एक्सपोजर। इसमें जो सबसे कॉमन चीरा लगाते हैं उसे वेबर फर्गसन अप्रोच कहते हैं। ये चीरा नाक के साइड से होते हुए ऊपरी होंठ और निचली पलक के नीचे तक जाता है ताकि मैक्सिला का पूरा एक्सेस मिल सके। फेज 2 है ऑस्टियोटोमी एंड एन ब्लॉक रिमूवल।
यहाँ ऑस्टियोएटोम या ऑस्टियोटोम से हड्डी को काटते हैं और पूरे अफेक्टेड हिस्से को एक साथ यानी एन ब्लॉक निकाल लेते हैं। फेज 3 में हीमोस्टेसिस अचीव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकॉटरी से ब्लीडिंग को पूरी तरह कंट्रोल किया जाता है। और फाइनली आता है फेज 4, रिकंस्ट्रक्शन एंड क्लोजर। अब सर्जरी तो हो गई, लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इमोशनल सवाल दिमाग में आता है। अगर किसी पेशेंट का ऊपरी जबड़ा और शायद तालू का हिस्सा भी निकाल दिया जाए, तो वो इंसान खाएगा कैसे, वो बात कैसे करेगा? और यहीं पर मेडिकल साइंस और रिकंस्ट्रक्शन का मैजिक काम आता है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस लाने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन ऑप्शंस हैं। पहला है ऑब्चुरेटर प्रोस्थेसिस। ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस होता है जो पैलेटल डिफेक्ट वाले गैप को कवर कर देता है। ये एक नॉन सर्जिकल तरीका है, बस इसे रेगुलरली क्लीन और मेंटेन करना होता है। दूसरा ऑप्शन है फ्री फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन। इसमें पेशेंट की अपनी ही बॉडी के दूसरे हिस्से जैसे फिब्युलर या रेडियल फोर आर्म से टिश्यू लेकर चेहरे पर ग्राफ्ट कर देते हैं। और तीसरा है लोकल फ्लैप्स, जहां उस डिफेक्ट को क्लोज करने के लिए चेहरे के आसपास के ही टिश्यूज का यूज किया जाता है। सर्जरी तो एक पार्ट है, लेकिन असली रिकवरी वार्ड में होती है। तो अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, पोस्ट ऑपरेटिव एंड नर्सिंग केयर। एक नर्सिंग प्रोफेशनल के नजरिए से देखें तो पेशेंट की लाइफ को दोबारा ट्रैक पर लाने में आपका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, प्री ऑपरेटिव केयर में पेशेंट की साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस तो जरूरी हैं ही, लेकिन सर्जरी के बाद आपका असली काम शुरू होता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए एयरवे मॉनिटरिंग, क्योंकि चेहरे पर बहुत ज्यादा सूजन आ सकती है, जिससे सांस की नली ब्लॉक होने का रिस्क रहता है। इसीलिए पेशेंट को हमेशा सेमी फॉलर्स पोजीशन में रखते हैं। शुरुआती दिनों में न्यूट्रिशन के लिए एनजी ट्यूब से फीडिंग दी जाती है, ताकि सर्जिकल साइट पर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना पड़े। और हाँ, किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए रेगुलर ओरल हाइजीन और प्रॉपर वुंड केयर तो एब्सोल्युटली मस्ट है। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत ही क्रूशल पार्ट पर, सेक्शन 5, कॉम्प्लिकेशंस एंड वाइवा क्वेश्चंस। ये आपके क्लिनिकल नॉलेज और आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोनों के लिए एकदम गोल्ड माइन है। एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि कब क्या गलत हो सकता है। सर्जरी के तुरंत बाद वाले रिस्क यानी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में शामिल हैं हेमरेज यानी हेवी ब्लीडिंग, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन। इन पर आपको तुरंत इंस्टेंट एक्शन लेना होता है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। वहीं कुछ लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो टाइम के साथ डेवलप होते हैं, जैसे फेशियल डिफॉर्मिटी, स्पीच प्रॉब्लम्स और ओरो एंट्रल फिस्टुला या नेजल रिगर्जिटेशन, जिसमें होता यह है कि पेशेंट जो भी खाता पीता है वो नाक से वापस आ सकता है। तो अब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए वो कौन से हाई यील्ड वाइवा क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं? चलिए फटाफट देख लेते हैं। इन की पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अगर एग्जामिनर पूछे डिफाइन मैक्सिलेक्टोमी, तो सीधा जवाब सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट और होल मैक्सिला। वेबर फर्गसन इंसिजन क्यों यूज करते हैं? फॉर वाइड मैक्सिला एक्सपोजर। ऑब्टुरेटर क्या होता है? ये एक प्रोस्थेटिक डिवाइस है जो पैलेटल डिफेक्ट को क्लोज करने के काम आता है। मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? हेमोरेज, इन्फेक्शन और स्पीच डिफिकल्टी। और सबसे जरूरी प्रैक्टिकल सवाल, सर्जरी के बाद एनजी फीडिंग क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट स्ट्रेस ऑन द सर्जिकल साइट ड्यूरिंग हीलिंग। बिल्कुल क्रिस्प, सटीक और टू द पॉइंट। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, मेडिकल साइंस सिर्फ ट्यूमर को काटने या निकालने के बारे में नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है पेशेंट की स्पीच लौटाना, उन्हें दोबारा आराम से स्वॉलो करने के काबिल बनाना, उनके फेशियल अपीयरेंस को रिस्टोर करना और सबसे बढ़कर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्हें वापस देना। जब आप वार्ड में किसी पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ एक घाव नहीं भर रहे होते, आप लिटरली एक इंसान को उसकी जिंदगी वापस दे रहे होते हैं। तो सोचिए, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम इस रिकवरी प्रोसेस को और कितना एम्पैथेटिक और बेहतर बना सकते हैं। इसी थॉट के साथ हम आज का ये क्लिनिकल एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और अपनी फील्ड में आगे बढ़ते